नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। क्या 2024 के नतीजे 2027 में रिपीट होंगे? क्या एक बार फिर राजपूतों की नाराजगी भाजपा पर भारी पड़ने वाली है? क्योंकि जो चुनाव कल तक सपा बनाम भाजपा था, उसमें अब राजपूतों के एक संगठन की भी एंट्री हो चुकी है। मैं बात कर रहा हूं करणी सेना की। करणी सेना ने ऐलान कर दिया है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। यह कोई खोखली धमकी नहीं, बल्कि इसके पीछे एक गहरी राजनीतिक रणनीति और सालों से सुलग रही नाराजगी का लावा है, जो अब फटकर बाहर आ चुका है। इस पूरी कहानी की शुरुआत हाल ही में शाहजहांपुर से हुई है। सूत्रों से पता चला है कि करणी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू शाहजहांपुर में प्रदेश कार्य समिति की एक अहम बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इसी बैठक के मंच से उन्होंने जो हुंकार भरी, उसकी गूंज सीधे लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में सुनी जा सकती है। हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सम्मान करते हैं, परंतु हम भाजपा के गुलाम नहीं हैं। हाँ, हम 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं, क्यों ना लड़ें। अम्मू ने दो टूक शब्दों में कहा कि हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन करणी सेना किसी भी राजनीतिक दल की गुलाम नहीं है। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लिए एक खुली चुनौती थी। उन्होंने साफ कर दिया कि करणी सेना अब केवल एक सामाजिक या क्षत्रिय संगठन बनकर नहीं रहना चाहता, बल्कि वह अपनी राजनीतिक ताकत आजमाना चाहती है। संगठन को लगातार मजबूत किया जा रहा है और 50 सीटों पर ताल ठोकने की पूरी तैयारी भी की जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात वो तंज था जो करणी सेना प्रमुख ने सीधे तौर पर भाजपा के गठबंधन धर्म पर कस दिया। जब राजभर जैसे नलायक व्यक्ति को आप मंत्री बना देते हो, अपना दल सपना दल टाइप के लोगों को आप सीटें दे देते हो, क्यों भैया? हमारे साथ ये बनिया ब्राह्मण है, 36 बरादरी खड़ी हैं, ये सौम्या मिश्रा खड़ी है, ये मोहित अग्रवाल खड़ा है, ये सारे के सारे और जातियों के लोग खड़े हैं। क्यों हम लोग चुनाव नहीं लड़ सकते क्या? अम्मू ने बेहद तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि जब भाजपा ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों को मंत्री बना सकती है और अपना दलिया सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जैसी छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियों को भी चुनाव में सीटें बांट सकती है, तो फिर करणी सेना चुनाव क्यों नहीं लड़ सकती? उन्होंने साफ कहा कि उनके संगठन के साथ सिर्फ क्षत्रिय ही नहीं हैं, बल्कि हर बिरादरी के लोग जुड़े हुए हैं। इस बयान की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। दरअसल एक्सपर्ट्स की माने तो यह सिर्फ सूरजपाल सिंह अम्मू की आवाज नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के स्वर्णों और विशेष रूप से राजपूत समाज के उस बड़े तबके की कुंठा है जो पिछले कई सालों से महसूस कर रहा है कि भाजपा उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही है। अगर हम फ्लैशबैक में जाएं तो 2024 के लोकसभा चुनाव के दौर को याद करें तो चीजें और भी ज्यादा साफ हो जाती हैं। गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक राजपूत समाज की नाराजगी खुलकर सामने आ चुकी थी। टिकट बंटवारे से लेकर कई नेताओं की बयानबाजी तक ऐसे कई मुद्दे थे जिन्होंने इस आग में घी डालने का काम किया था। उस वक्त भाजपा को लगा था कि यह नाराजगी चुनाव आते आते शांत हो जाएगी या राम मंदिर और हिंदुत्व के बड़े छतरी के नीचे दब कर रह जाएगी। लेकिन आंकड़े तो यही बताते हैं कि इस नाराजगी का सीधा असर यूपी में भाजपा की सीटों पर पड़ा और अखिलेश यादव का पीडीएफ फॉर्मूला हावी हो गया। अब करणी सेना का यह कदम उसी नाराजगी का पार्ट 2 यानी दूसरा चरण है, जिसे वो 2027 के विधानसभा चुनाव में बुनाने की तैयारी कर रही है। स्वर्ण समाज के एक वर्ग को यह बात बुरी तरह चुभ रही है कि जो लोग भाजपा को गालियां देते थे, आज वो गठबंधन के नाम पर मलाई खा रहे हैं, कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं और जो कोर वोटर सालों से पार्टी के साथ खड़ा है, उसकी कोई पूछ ही नहीं है। अपना दल सपना दल जैसी बात कहकर अम्मू ने सीधे तौर पर भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग पर प्रहार किया है। अब बात करते हैं उन दो सबसे बड़े मुद्दों की जिन्हें करणी सेना ने अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए ढाल बनाया है। पहला मुद्दा है उत्तर प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करना और दूसरा है गाय को राष्ट्रमाता घोषित करना। ये सवाल उठता है कि अचानक से गौमाता और यूसीसी का मुद्दा आखिर क्यों? चूंकि करणी सेना ये बात भली भांति जानती है कि अगर वो सिर्फ क्षत्रिय समाज या एक जाति विशेष की बात करेगी तो उसकी राजनीतिक पहुंच सीमित रह जाएगी। यूपी जैसे विशाल राज्य में सिर्फ एक जाति के दम पर 50 सीटें जीतना तो दूर,
वोट काटना भी मुश्किल होता है। इसलिए उन्होंने भाजपा के ही कोर हिंदुत्व एजेंडे को हाईजैक करने की कोशिश की है। सूरजपाल सिंह अम्मू ने कहा कि उत्तराखंड और गुजरात में यूसीसी लागू हो चुका है, तो यूपी में इसे लागू करने में क्या परेशानी है। इसके साथ ही गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग उठाकर उन्होंने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की है जिसका विरोध करना किसी भी हिंदूवादी संगठन या पार्टी के लिए लगभग नामुमकिन है। अम्मू ने यहाँ तक दावा कर दिया कि अब तो मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग भी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं। करणी सेना भाजपा को उसी के खेल में मात देना चाहती है। अगर राज्य सरकार गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने या यूसीसी पर कोई ठोस कदम उठाती है तो करणी सेना इसका श्रेय लेगी कि उनके दबाव में सरकार को झुकना पड़ा, और अगर सरकार इस पर चुप्पी साधे रखती है तो करणी सेना जनता के बीच जाकर ये नैरेटिव सेट करेगी कि भाजपा हिंदुत्व के मुद्दे पर सिर्फ दिखावा करती है, असल में वो गौ माता का सम्मान नहीं करती। दोनों ही सूरतों में राजनीतिक लाभ करणी सेना अपनी तरफ मोड़ने की फिराक में है। यह पूरी तरह से एक सोची समझी वैचारिक घेराबंदी है ताकि हिंदूवादी वोट बैंक में सेंधमारी की जा सके। अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं, इस पूरे सियासी ड्रामे से फायदा किसे होगा और किसे नुकसान होगा? क्या किसी को इसका बहुत फर्क पड़ेगा या सिर्फ ये एक राजनीतिक स्टंट बनकर रह जाएगा? राजनीतिक गलियारों में इस बात की जबरदस्त चर्चा है कि करणी सेना भले ही 50 सीटों पर जीत दर्ज करने की स्थिति में ना हो, लेकिन वो एक बहुत बड़े वोट कटवा फैक्टर के रूप में उभर सकती है। यूपी की राजनीति में जीत हार का मार्जिन कई बार कुछ हजार या कुछ 100 वोटों का होता है। अगर करणी सेना अपने प्रभाव वाली 50 सीटों पर अपने स्वर्ण उम्मीदवार उतार देती है और हर सीट पर महज 5000 से 10,000 वोट भी काट लेती है तो इसका सीधा और सबसे भयानक नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा, क्योंकि करणी सेना जो वोट काटेगी वो समाजवादी पार्टी या बसपा का वोट नहीं होगा, वो विशुद्ध रूप से भाजपा का कोर वोटर और हिंदुत्व स्वर्ण वोट बैंक होगा। अगर भाजपा का नुकसान हो रहा है तो जाहिर सी बात है इसका सीधा फायदा विपक्षी गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिलेगा। अखिलेश यादव पहले ही अपने पीडीएफ फॉर्मूले के जरिए गैर यादव ओबीसी और दलितों के एक बड़े वर्ग को अपने पाले में करने में काफी हद तक सफल रहे हैं। अगर ऐसे में भाजपा का एक अभेद स्वर्ण वोट बैंक भी खिसकने लगता है या उसमें दरार आती है तो 2027 का रास्ता भाजपा के लिए कांटों भरा हो जाएगा। हालांकि कुछ विश्लेषकों का ये भी मानना है कि चुनाव आते आते भाजपा नेतृत्व कोई न कोई बीच का रास्ता निकाल लेगा और डैमेज कंट्रोल कर लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल की स्थिति को देखकर तो यही लगता है कि करणी सेना पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। उन्होंने बाकायदा मुख्यमंत्री और डीजीपी से अपील की है कि उनके कार्यकर्ताओं को परेशान न किया जाए, जो दर्शाता है कि जमीनी स्तर पर संगठन को सक्रिय कर दिया गया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का लब्बो-लुबाब ये है कि करणी सेना अब सड़कों पर प्रदर्शन करने वाले एक संगठन की छवि से बाहर निकलकर विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ने का सपना देख रही है। सूरजपाल सिंह अम्मू का शाहजहांपुर से किया गया यह शंखनाद महज एक शुरुआत है। 50 सीटों का आंकड़ा कोई छोटा आंकड़ा नहीं होता। यूपी विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं। अगर कोई एक नया संगठन 50 सीटों पर पूरी ताकत के साथ अपने उम्मीदवार उतारता है और सिर्फ एक जाति विशेष की नाराजगी को भुनाने का काम करता है तो यह कई दिग्गजों के सियासी समीकरण बिगाड़ सकता है। आने वाले महीनों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि भाजपा इस चुनौती से कैसे निपट पाती है। क्या पार्टी आलाकमान राजपूत नेताओं को आगे करके इस डैमेज कंट्रोल को कंट्रोल करेगा? क्या राजभर और अपना दल जैसे सहयोगियों के साथ सीटों के बंटवारे में कुछ बदलाव किया जाएगा, या फिर करणी सेना को उसी के हाल पर छोड़कर भाजपा हिंदुत्व के किसी और बड़े नैरेटिव के साथ मैदान में उतरेगी? जो भी हो, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अब सिर्फ एक तरफा मुकाबला नहीं रह चुका है। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपसे मुलाकात हुई किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।